आज हम आपको डेरिवेशन दूसरा यानी दूसरा डेरिवेशन टॉप 10 डेरिवेशन की सीरीज चल रही थी, तो ये आपका डेरिवेशन 2 यानी कि दूसरा डेरिवेशन है 12th क्लास फिजिक्स का। और बहुत ही शानदार प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न क्या है? गॉस की प्रमेय लिखिए, एक समान रूप से आवेशित सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। यानी कि गॉस की प्रमेय लिखनी है और एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो गॉस के नियम को समझते हैं। गॉस का नियम क्या है? गॉस वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक नियम दिया, एक प्रमेय बताई। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? देखिए, किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है। नॉर्मली मैं आपको समझाऊं, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है तो, और इसका मान लीजिए कुछ आवेश है Q। इसका कुल आवेश कितना है? इस बंद पृष्ठ का कुल आवेश है Q। ओके, जब आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी होगा। जब आवेश है तो आवेश से जितनी वैद्युत बल रेखा निकलती है, यानी एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स भी होगा। ओके, तो इन्होंने बताया था कि हम इसके वैद्युत फ्लक्स यदि किसी बंद पृष्ठ का यदि हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो उसके लिए ज्यादा आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे ये देख लो, किसी बंद पृष्ठ का कुल आवेश कितना है और उस आवेश में आप एप्सिलॉन 0 का भाग कर दो, तुरंत उस पृष्ठ का क्या निकल जाएगा? वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। यही इन्होंने एक नियम बना दिया। क्या बनाया? या फिर ऐसे कर दो, भाग कर दो, या 1/एप्सिलॉन 0 की गुणा कर दो, यानी कि इतने गुना बोल दो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, x है, इसका 2 गुना, 2 का भाग कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा? x/2 यानी कि 1/2 गुना। ठीक है, समझ में आई बात? नॉर्मल 2 गुना बोलेंगे तो मतलब 2 की गुणा, और 1/2 का गुना कहेंगे तो मतलब इसका भाग कर दिया। ठीक है, वही चीज। तो इन्होंने क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसी को गॉस की प्रमेय कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। समझ में आ गया बात? ये तो वैद्युत फ्लक्स यानी गॉस की प्रमेय हुई। ठीक है, गॉस की प्रमेय आपको समझ में आ गई। अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। डेरिवेशन का एकदम डेरिवेशन क्या था? डेरिवेशन देखिए, आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, उसको पहले देखो फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए, तो अब देखिएगा डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या है डेरिवेशन? एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी में से मतलब का व्यंजक ज्ञात करो या व्यंजक प्राप्त करो, तो प्राप्त करो और ज्ञात करो को खत्म कर दो, वही हेडिंग बन गई। क्या बन गई? एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यही हेडिंग बन जाती है और यही थ्योरी में आएगा। क्या है थ्योरी में? हमने मान लिया कि देखो ये चित्र बना हुआ, ये चित्र थ्योरी से बन जाता है। क्या है थ्योरी? माना एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है। माना एक्स वाई एक सीधा तार है और एक समान रूप से आवेशित, यानी प्लस 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 इस पर एक समान रूप से आवेशित है। तो एक सीधा एक्स वाई तार है। क्या? एक्स वाई एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है, जिसके निकट, यानी कि ये तार हो गया, ऐसे एक तार हो गया, इस पर बना दिया हमने ये सीधा तार, जिसके निकट यहां पर ये निकट एक r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही लिखा हुआ है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके आगे क्या लिखा है कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या और l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ, यानी कि गॉसियन पृष्ठ यानी कि बेलनाकार r लंबाई का, यानी कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
P से गुजरने वाला R त्रिज्या तथा L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ या R लंबाई का बेलनाकार, यहां पे लिखो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। R त्रिज्या और L लंबाई का, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। ये बन गया गॉसियन पृष्ठ। R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलनाकार, तो ये कैसा हो गया, ये बेलन, बेलन रूपी, ठीक है ना, बेलन, बेलनाकार, क्या खींच दिया, एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ये क्यों खींचा, क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा एक गॉसियन पृष्ठ पर लगती है, ठीक है, बंद पृष्ठ पर, तो इसलिए हमने ये बना दिया, ठीक है। और बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया। इस बिंदु P पर एक हमने क्या करा, इस तरह से एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, क्या लिया, dA लिया, और इसकी दिशा किधर होगी, ये बेलनाकार है, यहां पे कोई क्षेत्रफल लेंगे तो उसकी दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्षेत्रफल से बाहर की ओर रहेगी, तो इसकी इधर की ओर दिशा रहेगी। तो ये यहां पर हमने क्या लिया, ये वाला एक क्षेत्रफल ले लिया जिसकी दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकलेगी उसकी दिशा भी इधर रहेगी, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और प्लस से दिशा हमेशा बाहर की ओर जाती है, तो इस बिंदु की दिशा, यानी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा भी इधर रहेगी और इस क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर है, तो दोनों की दिशा एक ही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, मैं भी इधर देख रहा हूं, एक दूसरा व्यक्ति भी इधर आके देखने लगे, तो दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों की दिशा समान है, तो उनके बीच में एंगल कितना, 0। मान लीजिए एक इधर देख रहा है, एक और एक इधर देख रहा है, तभी तो एंगल बनेगा, जब 30 डिग्री, दोनों ही इधर देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, ठीक है। तो ये एंगल का भी यूज होगा, समझ में आ गई थ्योरी, चलिएगा। अब सीधे अब हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु P पर हमने ये छोटा सा क्षेत्रफल माना ना dA, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हम पहले क्या निकाल लें, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा हम लिख देंगे, छोटे से क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो छोटे क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा, नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स तो फाई होता है, ठीक है, फाई, वैद्युत फ्लक्स लगा रहे हैं, फाई ई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फाई लिख दो नॉर्मली, तो फाई ई है। लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रफल है, यानी इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, ये छोटा सा, यहाँ पे जो पी बिंदु लिखा है, इस छोटे से क्षेत्रफल dA, इस छोटे से क्षेत्रफल का हम वैद्युत फ्लक्स का हम ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स का आएगा, तो छोटे से फ्लक्स को हम फाई ई ऐसे लिख दे रहे हैं, डी, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई, डी फाई ई बराबर, नॉर्मली फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है, तो यहाँ पर डी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। जब ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण, यानी इसको छोड़ो, इस लाइन को मत लिखो, सीधे सीधे ये आ गया, ई जैसे कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। उसी तरीके से जैसे भैया इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए होता है, ठीक है, सॉरी ई इंटू ए होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल दिशा के बीच में कोण होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण। तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो दोनों की दिशा समान है, तो उनके बीच में कोण कितना, 0 अंश। तो वो लाइन लिखेंगे हम नीचे फिलहाल, तो इसको हम अब इसके ये लिखना चाहो लिख लेना इसके, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर कितना होता है, इसके साइड में लिख लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ये पता हो जाए इसके लिए। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, यहां से मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहीं पे कर देंगे हम, सारा हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, चलिए यहीं से हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है, ये आ गया डी फाई ई। अब इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा
समान है, यानी कि दोनों की दिशा समान है, एक ही तरफ है, ठीक है। इसलिए थीटा बराबर कितना 0 डिग्री लिया जाएगा। थीटा बराबर 0 तो cos 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, cos 0 का मान होता है 1, sin 90 का मान 1 होता है और cos 0 का मान होता है 1, बायोलॉजी वाले याद रखना। तो cos 0 की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब dA, इसके नीचे की बात चलिए, इसके नीचे तो d फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि cos 0 बराबर 1 ये हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब ये छोटे से क्षेत्रफल की बात चल रही थी इसकी, तो अब हम इस पूरे संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो ये छोटे से क्षेत्रफल का, ऐसे ही हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल मारेंगे तो हर क्षेत्रफल का इतना होगा, तो इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः जब ये छोटे से का इतना हो गया, अतः संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस अब इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ की बात चल रही है तो कितना हो जाएगा, इसका पृष्ठ हो जाएगा। चलो इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से कुछ मिट गया है, ठीक है। ये यहां पर क्या लिख रहा था, यहां पे लिख रहा था सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये लाइन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में ये लिखनी है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेना, इसके बाद में यहां से है, ठीक है, ये इसके बाद में नई लाइन लिखोगे ये, फिर ये ऐसे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, चलेगा। अब देखो जरा ध्यान से वैद्युत फ्लक्स, तो अब छोटे से के लिए तो हमने छोटे क्षेत्रफल के लिए हमने लगाया था ये, अब इस पूरे संपूर्ण की बात कर रहे थे, ये बड़ा हो गया तो बड़े के लिए क्या लगा दिया, पूरा फ्लक्स लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वही चीज क्या कि भैया इसके लिए जैसे कि ये छोटे का इतना आया है, इस पूरे का कितना आ जाएगा E इंटू यही डी आ जाएगा, लेकिन अब ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे हम, ये लगा देंगे, हम पूरा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, E इंटू डी ए इतना ले लेंगे, तो ये फाई ई बराबर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये पूरा क्लोज जितना भी इस इंटीग्रेशन का मतलब संपूर्ण के लिए, और ये लगा दिया तो मतलब इस पूरे क्लोज एरिया का निकाल दिया पूरा, तो क्लोज ई को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया क्लोज क्षेत्रफल, ये ले लिया हमने क्लोज क्षेत्रफल, ये पूरा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण क्लोज क्षेत्रफल कितना बैठा, क्योंकि ये बेलनाकार की बात चल रही है, इस बेलनाकार क्षेत्रफल की, तो ये पूरा क्षेत्रफल ले जाएगा, तो बेलन का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का। देखिए भाई ऐसे समझो कि जब इतने का इतना आया है वैद्युत प्लस ई इंटू डी ए, तो ऐसे ही ये क्षेत्रफल होगा इसका ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ऐसे ही इसका पूरे क्षेत्रफल का हम निकालेंगे तो पूरे में निकालते चले जाएंगे, हर किसी का ई इंटू डी ए आएगा, तो हम इस पूरे का ना निकाल कर हम क्या कर दें, इसमें ई तो है ही कॉमन, लेकिन जो ई डी ए आ रहा है छोटा सा, छोटा क्षेत्रफल, इस पूरे का ही क्षेत्रफल ले लें, तो इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल लेंगे तो हम उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ई इंटू डी ए कर दिया, और डी ए की जगह पे ले लेंगे बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, तो ये आ जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ गया इसका 2 पाई आर एल, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण इसको मान लो 2, ये आ गया, क्योंकि हमको क्या करना था, गॉस की प्रमेय की सहायता से हमको ये निकालना था, तो अब गॉस की प्रमेय का भी यूज करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर, ये रही गॉस की प्रमेय, क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0, ये
किसी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है, उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 5E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 होता है, ये भी ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय ये है और हमारा निकला ये, तो ये भी 5, ये भी 5, दोनों का मान बराबर रख देंगे। दोनों का मान बराबर रखेंगे तो ऐसा करिएगा, ऊपर वाले का समीकरण 2 का मान समीकरण 2 और ये है समीकरण 3, ठीक है। या फिर इसको समीकरण बनाओ ही मत, इसकी जरूरत ही नहीं है। समीकरण 2 का मान इसमें रख दो, पाई का मान, तो समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से पाई ई का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0, इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो घबराना नहीं किसी पीछे, इस चीज को ले जाएंगे तो ई बराबर कितना आ गया, क्यू बट्टे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो होता है देखिए, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, उसी रूप का हम इसको बनाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्यू बट्टे आर एल हो जाएगा, क्यू बट्टे आर एल, ये ना 2 पाई एप्सिलॉन 0 का आगे लिख दिया, क्यू बट्टे आर एल, इतना आ गया। अब देखिएगा इतना आ गया, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां से आगे देखिए, यहां से आगे की सुनिए, क्योंकि ये सीधा लंबा तार है और सीधे लंबे तार में हम क्या निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या रेखीय आवेश घनत्व, तुमने नाम भी सुना होगा। किसी तार पर यदि आवेश समान रूप से वितरित होता है तो वो निकलता है रेखीय आवेश घनत्व, उसको बोलते हैं तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यदि ये किसी चादर पर बिखरा होता, अर्थात किसी क्षेत्रफल पर बिखरा होता, तो हम बोलेंगे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो वही काम यहां पे करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो अब रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, यहां पे लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या तार का रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे Q बट्टे एल। ये क्या हो गया, Q बट्टे एल। क्यों, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि तार पर समान रूप से वितरित है आवेश, तो तार के एकांक लंबाई पर हमने आवेश की मात्रा Q मान ली, कुछ तो होगा, 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम, तो ये आ गया। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इस वाले Q में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, इस Q की जगह पे आ गया लैम्डा इंटू एल बट्टे ये है आर एल। अब L से L आपका कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बट्टे आर, ये आ गया, ठीक है, इतना। अब क्या होता है, आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 इसका मान होता है, ये कांस्टेंट। तो होगा कि या तो इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको 4 में बदलना चाहो तो 2 की गुणा और 2 का भाग कर दो। हालांकि आप इतना करोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा डेरिवेशन में। एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 का भाग कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिख देंगे 2 लैम्डा बट्टे आर, ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 का कर दे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 का भाग कर दे, 2 से 2 कट जाएंगे तो बात तो यही आएगी। लेकिन अब हमारा ये पता चल गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है और इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, ठीक है, चलिएगा। ये इसलिए लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ताकि न्यूमेरिकल करो तो वहां पे डायरेक्टली इसका मान लग जाए, ठीक है। हालांकि इसका भी मान निकल जाएगा भाई, 2 का भाग कर देंगे इसमें तो 4.5 आ जाएगा, लेकिन हमको यही चीज हम इसी रूप में बनाते हैं ना मोस्टली फॉर्मूला को। जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया तो बस, तो ये लिखना चाहो लिख लीजिए, बस इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। तो और जहां पर आपका रेखीय आवेश घनत्व नहीं दे रखा तो इस चीज का इस्तेमाल कर देंगे, डायरेक्टली यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा।
जो आपको अच्छा लगे वो। लेकिन डेरिवेशन आपको पूरी तरह से यहाँ तक करना है ताकि एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काट सके और उसको लगे कि आप एकदम टॉप तैयारी करके आए हो। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जितना भी डेरिवेशन है वो आपको समझा दिया गया है, पूरी अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।